नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है जादुई 2 चूड़ियों की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। एक दिन की बात है, रानी परी अपने बगीचे में खेल रही थी। तभी वो देखती है कि वहाँ पर एक लड़की बगीचे से फल चुरा रही थी। वो देखकर रानी परी को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी जादुई छड़ी घुमाकर उस लड़की के ऊपर एक पानी का जल फेंक देती है। तभी उस लड़की को तेज बिजली का झटका लगता है। अरे मैं मर गई रे, बचाओ बचाओ मुझे। ये लड़की, मेरे बगीचे से फल चुराने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? कौन है तू और यहाँ पर तू कैसे आई है? सच सच बता, नहीं तो मैं तेरी जान ले लूंगी। तभी मधु रानी परी से कहती है कि रानी परी, मेरा नाम मधु है। मैं यहाँ के पास के ही गांव में रहती हूँ। मेरी सौतेली माँ बहुत जालिम है। उसने मुझे यहाँ जबरदस्ती फल चुराने के लिए भेजा है। अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी होती तो वो मेरी जान ले लेती। मैं सच कह रही हूँ, वो बहुत जालिम है। उसने मेरी पूरी जिंदगी नर्क बना रखी है। मुझे माफ कर दे परी जी। इतना कहकर मधु जोर जोर से रोने लग जाती है। मैं समझ गई मधु, आज के बाद तुम्हारी सौतेली माँ तुम्हें कभी भी परेशान नहीं कर पाएगी और तुम अपनी सौतेली माँ को काबू में कर सकती हो। इतना कहकर रानी परी अपने हाथों में मौजूद 2 चूड़ियाँ निकालकर मधु के हाथों में पहना देती है। मधु, ये जादुई चूड़ियाँ हैं। इनका इस्तेमाल करके तुम अपनी जालिम माँ को सबक सिखा सकती हो। साथ ही तुम इन चूड़ियों से अपनी पसंद की कोई भी चीज हासिल कर सकती हो। अब तुम्हारे जीवन में किसी भी तरह की कोई भी कमी नहीं होगी। मुझे ये जादुई चूड़ियाँ देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया रानी परी। ये कहकर मधु वापस अपने घर पर चली जाती है। तभी कमला मधु को देखकर गुस्से से कहती है, अरे मैंने तो तुझे रानी परी के बगीचे से फल चुरा कर लाने के लिए कहा था ना, लेकिन तू तो खाली हाथ ही चली आई। तभी मधु अपनी सौतेली माँ से कहती है, अब मैं तुम्हारा ये जुल्म और बर्दाश्त नहीं करूँगी। जब से मैं पैदा हुई हूँ तुमने मेरा जीना हराम कर दिया है, लेकिन अब मैं तुम्हें सबक सिखा कर ही रहूँगी। बड़ी बहकी बहकी बातें कर रही है तू। तेरा दिमाग तो सही है ना? लगता है तुझे मेरे हाथों से पिटाई खाने का मन कर रहा है। रुक जा कलमुही कहीं की, अभी तेरी ख्वाहिश पूरी कर देती हूँ। तभी कमला वहाँ से भागती हुई किचन में चली जाती है और वहाँ से एक जलती हुई लकड़ी ले आती है और उस लकड़ी को मधु के हाथों पर लगाने की कोशिश करती है कि तभी मधु अपनी जादुई शक्तियों की वजह से एक जादुई सैंडल प्रकट कर देती है और अपनी सौतेली माँ से कहती है, चल जादुई सैंडल, अब इस दुष्ट औरत को सबक सिखा दे। तभी वो जादुई सैंडल कमला की धो धोकर पिटाई करने लगती है। अरे रोको, कोई तो रोको। अरे अचानक से इस मनहूस के पास इतनी सारी शक्तियाँ कहाँ से आ गई? हाय बचाओ, कोई मुझे बचाओ। फिर वो जादुई सैंडल कमला को मारते हुए उसे गांव से बाहर निकाल देती है। तभी मधु उस जादुई चूड़ियों की शक्ति से अपने घर को एक सुंदर से घर में बदल देती है। साथ ही वो वहाँ खूब सारी सुंदर सुंदर चीजें भी लेकर आती है। फिर ऐसे ही मधु अपने घर में खूब मजे से रहने लगती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कमला अपने भाई शंकर के पास जाकर उसे ये सारी बातें बता देती है। तभी शंकर कहता है, अरे तू चिंता मत कर बहन, हम आज रात को ही जाकर उस मधु की उन दोनों जादुई चूड़ियों को चुरा लेंगे और फिर उस मधु को हमेशा हमेशा के लिए मार डालेंगे और फिर उन चूड़ियों की वजह से
हम दोनों बहुत ही अमीर बन जाएंगे। और फिर रात होते ही वो दोनों भाई बहन मधु के घर में दाखिल हो जाते हैं। वो देखते हैं कि मधु बहुत ज्यादा गहरी नींद में सो रही होती है। तभी शंकर कहता है, अरे बहना, अभी बहुत सही मौका है। अभी मैं इस तलवार से इस लड़की की जान निकाल देता हूँ और उसकी गर्दन काट कर अलग कर देता हूँ। तभी शंकर उस तलवार से मधु का गला काट कर अलग कर देता है। लेकिन दूसरे ही पल उन दोनों चूड़ियों के अंदर से एक रोशनी निकलती है और मधु का कटा हुआ सर उसके धड़ से वापस जुड़ जाता है। ये देखकर दोनों भाई बहन की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तभी शंकर गुस्से में वापस से मधु का गला काट देता है। लेकिन इस बार भी उन दो चूड़ियों की शक्ति से वापस से मधु का गला उसके धड़ से जुड़ जाता है। तभी शंकर कहता है, अरे बाप रे, ये कैसा जादू है? ये कलमुही तो मरती ही नहीं है। तभी मधु उठकर बैठ जाती है और उन दोनों से कहती है, अच्छा तो तुम दोनों मुझे जान से मारने की कोशिश कर रहे थे। ठहरो, अभी तुम दोनों को ऐसा सबक सिखा दूंगी कि तुम दोनों जिंदगी भर याद रखोगे। तभी मधु अपनी जादुई चूड़ियों की शक्ति से उन दोनों को बकरा और बकरी बनाकर उन्हें अपने घर के सामने बांध देती है। फिर उस दिन के बाद से मधु के जीवन में कभी भी कोई परेशानी नहीं आती और वो हंसी खुशी से अपना जीवन जीने लगती है। वेदासपुर नाम के गांव में किशन और रवीना नाम के दंपत्ति रहते थे। उनकी आरोही और शगुन नाम की दो लड़कियां थीं। आरोही बड़ी थी और शगुन छोटी थी। बड़ी बेटी आरोही शहर में पढ़ाई कर रही थी और छोटी बेटी शगुन घर संभाल रही थी। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करती थीं। कई दिनों के बाद आरोही घर आई। ये जानकर शगुन खुशी से पूरी न समाई और उसे लेने के लिए गई। दीदी कैसी हो? तुमको देखे कितना समय हो गया। मैं अच्छी हूँ मेरी प्यारी बहन। मैं बहुत दिनों से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुमको पता है, आज मैं काम पर भी नहीं गई और तुम्हारे लिए हलवा बनाया है मैंने। मुझे पता है रे, तू मुझसे कितना प्यार करती है। दीदी, मेरे लिए दोस्त हो या बहन, सब कुछ तुम ही हो ना। आरोही ये सुनकर बहुत ही खुश हुई। तब तक उनके माता पिता भी अपने काम से वापस आ गए। तुम कब आई आरोही बेटी? बस अभी अभी आई हूँ पापा। तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो गई है ना? पापा, मैंने अपना ग्रेजुएशन पूरा कर लिया है, लेकिन अगर मैं 2 साल और पढ़ाई कर सकूं, तो बहुत अच्छा होगा। अपना MBA पूरा करके मैं कोई बिजनेस शुरू करूंगी और उसे अच्छे से आगे बढ़ाऊंगी। आरोही, कोई नौकरी करना हो या कोई बिजनेस करना हो तो कर लो, नहीं तो जो जमीन हमारे पास है उससे गिरवी रखकर तुम्हारी शादी कर देता हूँ, क्योंकि मैं केवल एक बच्ची की पढ़ाई का खर्चा ही उठा सकता था। तुम्हारी बहन की पढ़ाई रोककर मैंने तुम्हें पढ़ने दिया। अब फिर 2 साल के लिए पैसा खर्च करना मेरे लिए मुमकिन नहीं है बेटी। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला गया। तभी रवीना भी उसके पास आई और उससे बोली, अब 2 साल और पढ़ाई और उसके बाद विवाह, ये तो बड़ा मुश्किल है। अब तुम शादी कर लो, तुम्हारे लिए यही काफी होगा। इतना कहने के बाद वो भी वहाँ से चली गई। ये सुनकर आरोही को बहुत बुरा लगा। अपनी बहन को उदास देखकर शगुन उससे बोली, दीदी तुम ऐसे उदास मत हो। अगर तुम्हें आगे पढ़ना है तो तुम खुशी खुशी आगे पढ़ो। मैंने काम करके जो पैसे बचाए हैं मैं वो आपको दे दूंगी, ठीक है ना? छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन को शांत कराया। आरोही को शगुन की बातों से बहुत प्रोत्साहन मिला और उसे तसल्ली हुई
कुछ दिन बीतने के बाद शगुन ने जो पैसे जमा किए थे उन्हें लाकर उसने अपनी बहन को दे दिया। दीदी, अगर आपको और पैसों की जरूरत हो तो आप मुझे बताना। मैं हमारे माता पिता को बगैर बताए ही आपको पैसे भेज दूंगी। तब आरूही ने अपने माता पिता से कहा कि वो नौकरी करने जा रही है और वो वहाँ से चली गई। अपनी छोटी बहन के सहयोग से उसने MBA की पढ़ाई शुरू की। कुछ महीनों के बाद उसने पार्ट टाइम के रूप में काम करना भी शुरू कर दिया। इस तरह उसने 2 साल पूरे कर लिए। MBA पूरा होने के बाद आरूही को एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। अपनी पहली तनख्वाह से उसने सबके लिए अच्छे अच्छे कपड़े लिए। शगुन, तुम्हारे सहयोग से मैं अपना MBA पूरा करने में सक्षम रही। तुमने मुझे जो सपोर्ट दिया है मैं उसे कभी भी नहीं भूल सकती हूँ। तुम ऐसे क्यों बोल रही हो दीदी? हम दोनों अलग अलग हैं क्या? तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। ओफो, इस खुशी में तुम ये सब क्यों सोच रही हो दीदी? देखो, मम्मी पापा आ रही हैं। देखो। मैं बहुत खुश हूँ आरूही। अब मैं एक अच्छे लड़के की तलाश करूँगा और जल्दी से तुम्हारी शादी कर दूंगा। पापा, मैं अभी शादी नहीं करूँगी क्योंकि मुझे कुछ गोल्स अभी पूरे करने हैं। मुझे पैसा कमाना है और अपनी खुद की कंपनी शुरू करनी है। तब तक मैं शादी नहीं करूँगी, ठीक है ना? इस तरह आरूही ने घर पर 2 दिन बिताए और वापस अपने काम पर लौट आई। कुछ महीने बीत गए। आरूही ने अपना पैसा बर्बाद किए बिना अपनी पढ़ाई के बल पर खुद का एक व्यवसाय शुरू किया। वो भी बहुत सफल रहा और उसने अच्छा खासा पैसा कमाया। किशन ने आरूही को बिना बताए ही उसके लिए एक अच्छा रिश्ता पाया और उसे फोन किया। बेटी आरूही, तुम्हारे लिए एक अच्छा रिश्ता है बेटी। वो लोग बहुत धनी हैं और लड़का तुम्हारे जितना पढ़ा लिखा भी है। बहुत अच्छा है। तुम उसके लिए सहमत हो तो उन्हें एक बार घर आकर मिलने के लिए कहता हूँ। इस बार आरूही भी राजी हो गई। 2 दिन बाद वो लड़के वालों से मिलने घर पहुँची। तब रवीना ने आरूही से कहा, हे ऊपर वाले, आखिरकार तुम शादी करने के लिए सहमत हो गई। तुम्हारी शादी के तुरंत बाद हम तुम्हारी बहन के लिए भी एक ठीक ठाक लड़का देखकर उसकी भी शादी कर देंगे। फिर हमारी जिम्मेदारी खत्म। ठीक ठाक लड़के से क्या मतलब है तुम्हारा मम्मी? हम बहन के लिए भी अच्छे लड़के को देखेंगे। तुमने तो पढ़ाई की है ना, तो तुमसे शादी करने के लिए अच्छे अच्छे लड़के आएंगे। वो तो पढ़ी लिखी नहीं है ना, इसलिए ठीक ठाक लड़का देखकर उसकी भी शादी कर देंगे। आरूही को उसकी माँ ने जो कहा वो पसंद नहीं आया। मेरे लिए शगुन ने बहुत कुछ किया है, लेकिन अब मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रही। इस समय मेरे लिए शादी करना और चले जाना ठीक नहीं है। ये अच्छा रिश्ता शगुन के लिए अच्छा रहेगा। हाँ, यही करूँगी अब मैं। उसने निर्णय लिया और अपने माता पिता से यूँ कहा, अभी मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ पापा। मुझे अभी थोड़ा समय और चाहिए। कुछ और भी काम करना है, उसके बाद मैं शादी कर लूँगी। अब लड़के वाले आने वाले ही हैं। अब तुम ऐसा क्यों कह रही हो? उन्हें आने दीजिए पापा, क्योंकि एक अच्छा रिश्ता है। उन्हें शगुन को देखने दो। वो जितना मांग रही हैं, मैं उससे ज्यादा दहेज दूंगी। आप बहन की शादी करवा दो पापा। कुछ ही देर के बाद लड़के वाले भी आ गए। उसने सभी को आश्वस्त करते हुए अपनी बहन को दुल्हन के रूप में तैयार किया। वो अपनी बहन की असल शुभचिंतक थी और इसीलिए उसने अपनी बहन की शादी बड़े ही धूमधाम से की। फिर कुछ ही समय बाद उस लड़के के बड़े भाई से आरूही की भी शादी हो जाती है और वो दोनों बहनें एक साथ एक ही घर में हंसी खुशी रहने लगती हैं।
रामपुर नाम के एक गांव में सीता अपने परिवार के साथ रहती थी। सीता गर्भवती थी और वो माँ बनने वाली थी। एक दिन उसकी सास पुष्पा उससे कहती है, सुन सीता, इस बार तो मुझे पोता ही चाहिए, और याद रखना, अगर पोते की जगह पोती हुई ना तो देख लेना मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। और तुझे इस घर में रहने के लिए जगह भी नहीं मिलेगी, क्योंकि मुझे फिर से पोती नहीं बल्कि पोता चाहिए, समझी तू? पर माँ जी, जो भगवान ने मेरे नसीब में लिखा होगा वही होगा ना। भला इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? सब तो भगवान के हाथ में होता है। देख सीता, मैं ये सब नहीं जानती हूँ, ये सब तुझे ही देखना है। मैंने जो कह दिया सो कह दिया। मुझे पोता चाहिए, मतलब पोता ही चाहिए। चल अब ये सब छोड़, पहले तू जाकर मेरे लिए खाना लेकर आ। सीता तुरंत अपनी सास के लिए खाना लेने के लिए वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर उसकी सास की एक सहेली आती है और वो काफी ज्यादा खुश होती है। साथ ही उनके हाथ में एक मिठाई का डब्बा भी होता है। तभी पुष्पा अपनी सहेली से कहती है, आओ आओ मीनल, इतने दिनों बाद आज मेरे घर कैसे आना हुआ? अचानक मेरी याद कैसे आ गई तुझे? और ये मिठाई का डब्बा क्यों लेकर आई है तू? अरे कुछ खास नहीं, दरअसल आज मेरी बहू ने एक बेटे को जन्म दिया है, इसीलिए आज मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। ये ले, तू पहले मुँह मीठा कर। क्या तेरी बहू को बेटा हुआ है? अरे वाह, बहुत बहुत बधाई हो। ना जाने मुझे ये दिन कब देखने को मिलेगा। देख, एक मेरी बहू है, एक बेटी को पहले ही जन्म दे चुकी है। सोच रही हूँ इस बार पोता हो जाता तब जाकर मेरी जान में जान आती, पर अब देखो क्या होता है। अरे तू चिंता मत कर, जो भगवान ने लिखा होगा वही होगा। तेरे कहने से पोता पोती थोड़ी ना होंगे। दोनों सहेलियां आपस में बातें कर रही थी कि तभी वहाँ पर खाना लेकर सीता आ जाती है और अपनी सास की सहेली को देखकर उनसे कहती है, नमस्ते माँ जी, आप कब आई? रुकिए, मैं अभी आपके लिए चाय पानी लेकर आती हूँ। नहीं नहीं बहू, रहने दो, मैं तो बस तुम लोगों का मुंह मीठा करवाने आई थी। वो क्या है ना, आज मेरी बहू ने एक बेटे को जन्म दिया है। लो मिठाई खाओ। चलो अभी तो मैं चलती हूँ, अभी मुझे पूरे गांव में मिठाई बांटनी है। उसके बाद पुष्पा की सहेली वहाँ से चली जाती है। तभी पुष्पा गुस्से में अपनी बहू सीता से कहती है, देख, इसको भी पोता हुआ है, पर पता नहीं ये दिन मुझे कब देखने को मिलेगा। देख ले सीता, मैं तुझे फिर से बता रही हूँ, अगर इस बार पोता नहीं हुआ ना तो देख लेना मैं तेरा क्या हश्र करती हूँ और धक्के मार कर तुझे इस घर से निकाल दूंगी, समझी? सीता उदास होकर वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है और वहाँ जाकर उदास होकर रोने लगती है और कहती है, हे भगवान, ये तेरी कैसी लीला है। माँ जी को पोता चाहिए, पर मैं इसमें क्या कर सकती हूँ। भगवान, अब तो सब कुछ तेरे ही हाथ में है, सब आपको ही देखना है। कृपया मेरी सास की इस इच्छा को पूरा कर देना। सीता ये सोच ही रही थी कि तभी वो चक्कर खाकर गिर जाती है। तभी वहाँ पर उसकी सास दौड़ती हुई आती है और वो उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाती है। और हॉस्पिटल में सीता के 2 जुड़वा बेटे होते हैं। ये देखकर उसकी सास बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और अपनी बहू और अपने पोतों को लेकर अपने घर वापस आ जाती है और अपनी बहू से माफी मांगती है। बहू, मुझे माफ कर दे बहू, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया है। मैंने तुझे कितना परेशान किया है, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है बहू,
कि पोता और पोती होना तो भगवान के हाथ में होता है, ये हमारे हाथ में कहाँ होता है। कोई बात नहीं माँ जी, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए यही बहुत है। और मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि आखिरकार भगवान ने मुझे 2 जुड़वा बेटे दे दिए हैं। उसके बाद सीता अपने परिवार और अपनी सास के साथ हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को